नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। देश और दुनिया की बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज हरियाणा भवन में आरएसएस की बड़ी बैठक है। ऑल इंडिया इमाम भी बैठक में शामिल होंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के इंद्रेश कुमार भी शामिल होंगे। देश भर के प्रमुख इमामों को आमंत्रित किया गया है। बीजेपी संगठन बीएल संतोष शिरकत करेंगे। आरएसएस इमाम संगठन की साझा बैठक पर नजरें टिकी हुई है। धर्म और राजनीति के संगम पर अहम मंथन होगा। मुस्लिम समुदाय से संवाद की आरएसएस की बड़ी पहल नजर आ रही है। तो बीजेपी संगठन बीएल संतोष अब बैठक में शिरकत करने वाले हैं। आरएसएस इमाम संगठन की साझा बैठक होने वाली है और इस बैठक पर नजरें टिकी है। धर्म और राजनीति के संगम पर यह अहम मंथन होने वाला है। मुस्लिम समुदाय से संवाद होगी। आरएसएस की ये एक बड़ी पहल सामने आई है। हरियाणा भवन में आरएसएस की बड़ी बैठक होने वाली है। ऑल इंडिया इमाम बैठक में शामिल होने वाले हैं और इस पर सबकी नजरें टिकी है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के इंद्रेश कुमार भी इस बैठक में शामिल होंगे। देश भर के प्रमुख इमामों को आमंत्रित किया गया है और इस दौरान सभी शामिल होने की उम्मीद सबकी जताई जा रही है। बीजेपी संगठन बीएल संतोष यहां शिरकत करेंगे। आरएसएस इमाम संगठन की साझा बैठक है और बैठक पे सबकी नजरें टिकी है। धर्म और राजनीति की बात करें तो इस संगम का अहम अब योगदान होने वाला है। मुस्लिम समुदाय से संवाद की आरएसएस की बड़ी पहल अब नजर आ रही है। हरियाणा भवन में आरएसएस की बड़ी बैठक होगी। ऑल इंडिया इमाम की बैठक, यहां ऑल इंडिया इमाम के लोग शामिल होंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के इंद्रेश कुमार भी इसमें शामिल होने वाले हैं। देश भर के प्रमुख इमामों को आमंत्रित किया गया है और इस दौरान सबकी नजरें टिकी हुई है। बीजेपी संगठन बीएल संतोष इस दौरान शिरकत करेंगे। आरएसएस इमाम संगठन की साझा बैठक होने वाली है और इस पर सबकी नजरें टिकी है। धर्म और राजनीति के संगम पर अहम मंथन हो सकता है, अहम बातचीत हो सकती है। मुस्लिम समुदाय से संवाद की जाएगी और आरएसएस की एक बड़ी पहल ये देखी जा रही है। दिल्ली में आज वन नेशन वन इलेक्शन पर कार्यक्रम है। लॉयर्स फॉर वन नेशन वन इलेक्शन का कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता कार्यक्रम में शामिल होंगी। बीजेपी महासचिव सुनील बंसल भी शिरकत करेंगे। आईपी यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम आयोजित होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर अहम चर्चा होगी। राजनीति और कानून के संगम का बड़ा मंच तैयार हो रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात बार बार बीजेपी करती है और इसे लेकर आज बड़ी चर्चा होने वाली है। आईपी यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इस कार्यक्रम में वन नेशन वन इलेक्शन पर अहम चर्चा होगी। रणनीति तैयार की जाएगी। राजनीति और कानून के संगम का बड़ा मंच तैयार होगा, यानी किस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाए। दिल्ली में वन नेशन वन इलेक्शन पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लॉयर्स फॉर वन नेशन वन इलेक्शन का कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें सीएम रेखा गुप्ता शामिल होंगी। मंथन किया जाएगा, कानूनी सलाह ली जाएगी कि किस तरह से इसे लागू किया जाए। बीजेपी महासचिव सुनील बंसल भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आईपी यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बीजेपी बार बार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते रहती है। बीजेपी का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से समय की बचत होगी, काम ज्यादा होगा। जनता के जो काम रुके रहते हैं उन कामों पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। कभी विधानसभा चुनाव होते हैं और इसके साथ ही पंचायत चुनाव होते हैं, नगर निगम चुनाव होते हैं। इन चुनाव पर समय की बर्बादी होती है। समय को बचत करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन बेहद ही जरूरी है और इसे लेकर आज दिल्ली में मंथन चलेगा। कानूनी सलाह ली जाएगी कि किस तरह से लागू किया जाए, किस तरह से लागू करने के बाद इसमें कोई भी समस्याएं ना आए। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल रहेंगी। बीजेपी महासचिव भी इस दौरान शामिल रहेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आईपी यूनिवर्सिटी में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज होती जा रही है और इसी बीच भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर अभ्यास को लेकर अब राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया है। इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने इस प्रक्रिया के खिलाफ संसद के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि यह अभ्यास निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप है और इसे चुनाव से पहले राजनीतिक दबाव में बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि मतदाता सूची में मनचाहा फेरबदल करने की साजिश है। सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर नाराजगी जताई और मांग की कि इस अभ्यास को तत्काल रोका जाए। वहीं निर्वाचन आयोग का कहना है कि ये एक नियमित प्रक्रिया है जिसका मकसद मतदाता सूची को अपडेट करना है। फिलहाल इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन विपक्ष इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी लगातार करता नजर आ रहा है। और मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है। एसबीआई ने अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किया है। ईडी ने अनिल अंबानी के परिसरों पर छापा मारा है। मुंबई में छापेमारी जारी है। अनिल अंबानी के खिलाफ जांच तेज हो गई है। व्यावसायिक परिसरों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। एसबीआई ने फ्रॉड का आरोप लगाया है। अनिल अंबानी की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती नजर आ रही है। एसबीआई ने अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किया है और इसी के तहत अनिल अंबानी के जितने भी प्रतिष्ठान है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान परिसर, वहां पर ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। ईडी वहां पर जांच कर रही है। एसबीआई ने फ्रॉड का आरोप लगाया है। इसके बाद अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। मुंबई में उनके जितने भी व्यावसायिक परिसर है वहां पर छापेमारी तेज हो गई है। ईडी सुबह से ही छापेमारी कर रही है। एसबीआई की तरफ से अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित किया गया है और इसी पर कार्रवाई तेज हो गई है। मुंबई स्थित उनके जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वहां पर छापेमारी चल रही है। मुंबई में लगातार छापेमारी की खबर सामने आ रही है और अनिल अंबानी के खिलाफ अब जांच धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वहां पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। ये कार्रवाई कितनी देर तक चलेगी इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। अनिल अंबानी ग्रुप के मालिक बताए जा रहे हैं। देखिए, मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं अनिल अंबानी, और इस तरह से अगर उन पर फ्रॉड का आरोप लगाया गया है एसबीआई की तरफ से तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। फिलहाल ईडी की छापेमारी चल रही है। छापेमारी कितने घंटे तक चलेगी, जांच कितने देर तक चलेगी, इस पर हमारी नजरें टिकी है। लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई के लिए एक खलबली वाली खबर सामने आ गई है कि ईडी की तरफ से जांच तेज हो गई है और एसबीआई ने फ्रॉड का आरोप लगा दिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक दिल दहला देने वाली बड़ी खबर सामने आ रही है। एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई है। कारोबारी का नाम मोहम्मद गुलाब बताया जा रहा है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। हत्याकांड की गंभीरता से जांच की जा रही है। घटना ने मुजफ्फरपुर की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में डर और गुस्सा दोनों ही देखा जा रहा है। सभी को अब जल्द ही न्याय की उम्मीद है कि जल्द ही इस घटना पर न्याय मिलेगा और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। और दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले से एक बड़ी साइबर क्राइम से जुड़ी खबर सामने आई। यहां की साइबर पुलिस ने झारखंड के धनबाद से 2 साइबर जालसाजों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम शंकर दान और प्रदीप कुमार दान बताए जा रहे हैं, जिनकी उम्र 27 और 26 साल है। इन दोनों पर एक पीड़ित से 10.64 लाख की ठगी करने का आरोप है। आरोपियों ने खुद को बैंक अधिकारी बताया, एक फर्जी कॉल की जिसमें उन्होंने एक एपीके फाइल भेजी और मैलवेयर के जरिए पीड़ित के बैंक खाते तक पहुंच बना ली। ठगों ने अमेज़न पे का इस्तेमाल करते हुए चुराए गए पैसों को बिल डेस्क के जरिए क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर किया और फिर एटीएम और गिफ्ट कार्ड्स की मदद से रकम निकाल ली। पुलिस ने आरोपियों के पास से बैंकिंग डेटा,
मैलवेयर से भरे 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और एक बड़े साइबर ठगी गिरोह के बारे में जानकारी दी है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। और दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर को लेकर राहत भरी खबर सामने आ रही है। लोहे वाले पुल के पास यमुना का जलस्तर अब घटकर 203.29 मीटर पर आ गया है। बुधवार को यह जलस्तर 204.10 मीटर दर्ज किया गया था, जिसमें पिछले 24 घंटों में जलस्तर में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। ये गिरावट प्रशासन और स्थानीय लोगों के लिए थोड़ी राहत लेकर आई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यमुना का बढ़ता जलस्तर चिंता का विषय बना हुआ था। लगातार निगरानी और मौसम में सुधार के चलते अब स्थिति नियंत्रण में आती नजर आ रही है। हालांकि जलस्तर अभी भी चेतावनी स्तर से पूरी तरह नीचे नहीं है और इसीलिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों की टीम जलस्तर पर नजर बनाए हुए है और संभावित खतरे से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान राज्य की सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों के नेताओं ने विधानसभा के बाहर विशेष गहन पुण्य निरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रक्रिया मतदाता सूची में मनचाहा फेरबदल करने की कोशिश है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने मांग की कि निर्वाचन आयोग इस अभ्यास को तत्काल रोके, इसकी पारदर्शिता सुनिश्चित करे। नेताओं का कहना है कि एसआईआर के नाम पर चुनाव से पहले एक पक्षीय फायदा पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। ये मतदाताओं के अधिकारों के साथ सीधा खिलवाड़ है। वही सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहा कि ये एक नियमित प्रक्रिया है जिसका मकसद सिर्फ मतदाता सूची को दुरुस्त करना है, लेकिन विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाने के मूड में नजर आ रहा है। हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर राजस्थान के पर्यटन स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। खासतौर पर विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक उमड़ पड़े। इस अचानक बड़ी भीड़ के कारण प्रशासन को सतर्कता बरतनी पड़ी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने चित्तौड़गढ़ किले में दोपहिया और निजी वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। इसका मकसद भीड़ को नियंत्रित करना था और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचाव करना था। पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी के जरिए निगरानी की गई ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। हरियाली अमावस्या का पर्व श्रद्धा और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक है और इसी उत्साह के साथ लोगों ने इसमें भाग लिया। प्रशासन की मुस्तैदी से कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। और उड़ीसा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संबलपुर शालीमार संबलपुर महिमा गोसाई एक्सप्रेस ट्रेन आज संबलपुर में पटरी से उतर गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और यात्रियों में दहशत का माहौल देखा गया। रेलवे प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। पुलिस और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन ट्रैक पर यातायात अस्थायी रूप से बाधित हो गया है। रेलवे की ओर से हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। तकनीकी टीम मौके पर मौजूद है। पटरियों को दोबारा दुरुस्त करने का काम जारी है। अधिकारियों ने यात्रियों से शांति बनाए रखने की अपील की है और वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी की जा रही है ताकि यात्री अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सकें। देखिए, उड़ीसा से एक बार फिर रेल दुर्घटना होते होते बच गई। एक बड़ी दुर्घटना, यहां पर ट्रेन जो है वो पटरी से उतर गई। हालांकि तुरंत रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। ट्रैक को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन बार बार ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है। संबलपुर में महिमा गोसाई एक्सप्रेस ट्रेन है वो पटरी से उतर गई है। फिलहाल हादसे का कारण क्या है, किस वजह से
ट्रैक जो है मरम्मत नहीं की गई, क्या वजह थी, इन सब कारणों की जांच हो रही है। लेकिन बार बार सवाल इसी पर उठ रहे हैं कि आखिर रेलवे प्रशासन इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। क्या यात्रियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है? फिलहाल यात्री तो सुरक्षित है, लेकिन सवाल तो उठेंगे क्योंकि कई बड़े हादसे हो चुके हैं जो हम सब ने देखे हैं। इसके बावजूद भी अगर यात्रियों की सुरक्षा इस तरह से सामने आएगी, यानी शून्य सुरक्षा, तो फिर सवाल उठने लाजमी है। फिलहाल अधिकारी पहुंच गए हैं, जांच चल रही है। जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि आखिर कहां कमी रह गई थी। जब रेलवे ट्रैक की इस तरह की स्थिति थी तो उसे दुरुस्त क्यों नहीं करवाया गया, लाइनमैन का काम क्या था, इन सब पर सवाल उठेंगे। और इसके साथ ही अभी जो अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं वो ये भी ध्यान रख रहे हैं कि जो यात्री ट्रेन में मौजूद है उन्हें अपने गंतव्य तक किस तरह से पहुंचाया जाए। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है ताकि जल्द से जल्द जो यात्री हैं उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाए। लेकिन सवाल वही है कि आखिर यात्रियों की सुरक्षा कब तक इस तरह से रहेगी, आखिर उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। रेलवे प्रशासन से चूक आखिर कहां हो रही है। 2 साल पहले की तस्वीर आपको मैं याद दिला दूं, उड़ीसा में जब एक दर्दनाक हादसा हुआ था, कई लोगों की जान चली गई थी। उस वक्त भी सवाल उठाए गए थे कि आखिर रेलवे प्रशासन सुरक्षा पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। आज एक बहुत बड़ा हादसा फिर से होते होते बच गया। क्या रेलवे प्रशासन बार बार इस तरह की लापरवाही बरतेगा? क्या यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी नहीं है? ये सवाल तो है ही, लेकिन इन सब के साथ यात्रियों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हादसे के जो कारण हैं उसकी जांच शुरू कर दी गई है, चूक कहां हुई है इन सब पर नजर बनाया जा रहा है। अब जांच होगी, जांच के बाद देखा जाए कि तस्वीर साफ हो पाती है या फिर ऐसे ही रह जाती है, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा फिलहाल ना के बराबर ही दिख रही है। अगर बात करें ट्रेन में जो यात्री मौजूद है तो फिलहाल वो सुरक्षित है, उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। और महाराष्ट्र के शिरडी साई मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मंदिर ट्रस्ट ने शिकायत दर्ज करवाई है। धमकी शख्स ने ईमेल से भेजी है। नाम बताया गया है भागवत मान। शिरडी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने जांच शुरू की है। मंदिर परिसर में सुरक्षा बढ़ाई गई है और फिलहाल श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है, बता दें शिरडी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर दिया गया है। मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बार बार ऐसे ईमेल जो है वो आ रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस पर जांच की गई, जहां पर मात्र अफवाह बताया गया। लेकिन अब फिर से शिरडी साई मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अब मंदिर पर बम से उड़ाने की मंदिर को धमकी दी गई है। यहां भी जांच चल रही है। धमकी जो है वो शख्स ने ईमेल से भेजी है। अब कौन शख्स है इसका भी नाम बताया गया है, भगवत मान नाम बताया गया है। शिरडी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हो गया है। कितने देर में कार्रवाई होगी, कब पुलिस जो है उस शख्स को पकड़ेगी, आखिर वजह क्या है ये सामने आएगी। फिलहाल अभी इसी पर नजर टिकी हुई है। लेकिन अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई है, क्योंकि शिरडी का साई मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है। यहां पर लाखों की भीड़ रोजाना उमड़ती है और इस दौरान अगर इस तरह के ईमेल आएंगे, बम से उड़ाने की धमकी मंदिर को दी जाएगी, तो फिर श्रद्धालुओं में हड़कंप मचेगा। साथ ही मंदिर ट्रस्ट में भी जो ट्रस्टी है उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है। केस दर्ज कर लिया गया है। नाम भी पता चल गया है कि आखिर किस व्यक्ति ने ईमेल भेजा है। लेकिन फिलहाल ये सामने नहीं आ पाई है कि आखिर उसने ये धमकी भरा ईमेल भेजा क्यों। क्या उसका मकसद सचमुच मंदिर को बम से उड़ाने की थी या फिर इसे भी महज एक अफवाह माना जाए। फिलहाल पुलिस जो है वो जांच कर रही है। अब देखना है कि आखिर कब तक पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, कब उसे गिरफ्तार करके पूछताछ करेगी, जिन पर सभी जो
पहलू अभी अनसुलझे हैं वो सुलझ सके। आखिर उस व्यक्ति ने ईमेल क्यों भेजा, ईमेल भेजने का मकसद क्या था, क्या सचमुच शिरडी साई मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी जो है वो सही है या फिर इसे भी मात्र एक अफवाह समझा जाए। ये जब तक उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होगी ये सस्पेंस बरकरार रहेगा। हालांकि केस दर्ज हो गया है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस दौरान मंदिर परिसर में जितने भी श्रद्धालु थे सब में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। अफरा तफरी भी मच गई है क्योंकि शिरडी का साई मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है और यहां समझ सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं के तांता लगा रहता है। पूजा करने के लिए शिरडी, भगवान शिरडी की पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और इस दौरान अगर उसे बम से उड़ाने की धमकी दी जाएगी तो स्थिति क्या होगी ये आप और हम भली भांति समझ सकते हैं। तो शिरडी साई मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी शख्स ने अब उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और हम उम्मीद जता सकते हैं कि जल्द ही पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी और इसके बाद जितने भी अनसुलझे पहलू है कि आखिर उसने एक धमकी भरा ईमेल क्यों भेजा, वजह क्या है, वो तस्वीर साफ हो पाएगी। बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 टीवी। नमस्कार।